Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is osmosis and the osmotic pressure. हमने 3 qualitative properties discuss कर लिया. Now this is fourth one. Okay, so what is osmosis and osmotic pressure? We are going to discuss this. अब देखिए osmosis क्या प्रोसेस होती है. ठीक है, हमने क्या करा, सपोज एक ये कंटेनर ले लिया, हमने एक कंटेनर ले लिया, इसमें हमने पार्टीशन कर दिया. इस कंटेनर हमने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया. पार्टीशन किसके थ्रू करा गया है, एसपीएम के थ्रू. नाउ व्हाट इज़ योर एसपीएम? एसपीएम इज़ योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एसपीएम क्या होती है, आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो किसको एलो करती है, सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल को एलो करती है, अपने अंदर से पास, मतलब अपने थ्रू पास करवाती है. सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल को अपने थ्रू क्या करती है, पास करवाती है. डेट इज़ नॉन एज द एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एक साइड हमने क्या कर लिया, सोलवेंट ले लिया, प्योर आपका सोलवेंट है. दूसरी साइड ये लेस सोलवेंट का मीनिंग आप समझ लीजिए, एक सोल्यूशन है यहाँ पर. एक साइड आपका क्या है, सोलवेंट है, तो दूसरी साइड आपका क्या है, सोल्यूशन है. तो यहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ सोलवेंट फ्रॉम द सोलवेंट साइड, मतलब देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ द सोलवेंट फ्रॉम द सोलवेंट साइड टू द सोल्यूशन साइड. मतलब जहाँ पर सोलवेंट की क्या है, ज़्यादा कंसनट्रेशन है, सोलवेंट वहाँ से मूव करेगा उस जगह पर जहाँ पर सोलवेंट की क्या है, कम कंसनट्रेशन है. ठीक है, सो व्हेन द प्योर सोलवेंट एंड द सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन द सोलवेंट फ्लोज थ्रू टूवर्ड्स द सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. मतलब जहाँ पर आपकी सोलवेंट की ज़्यादा कंसनट्रेशन है, सोलवेंट जो है वो वहाँ से मूव करेगा टू अदर साइड जहाँ पर आपकी सोलवेंट की कम कंसनट्रेशन है. इसे आप क्या बोलोगे, ऑस्मोसिस बोलोगे. और मतलब ये एसपीएम के थ्रू हो रहा है, और एसपीएम जो है वो किसको एलो कर रहा है, सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास करवा रहा है. ठीक है, अब देखो यहाँ सोल्यूशन था ना, सोल्यूशन मतलब जहाँ पर सोल्यूट भी होगा और सोलवेंट भी होगा. इसका मतलब यहाँ पर सोलवेंट की अमाउंट जो है, कंसनट्रेशन जो है वो कम होगी ना, तभी इसको यहाँ क्या लिखा गया, लेस सोलवेंट मैंने लिखा, और यहाँ पर क्या लिखा, मोर सोलवेंट लिखा. क्लियर आपको इतना? तो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड आपकी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है. मतलब प्योर सॉल्वेंट जहाँ पर सॉल्वेंट अपनी ज़्यादा कंसनट्रेशन में है, और उसके टुवर्ड्स जा रहा है जहाँ पर क्या हो रही है, कम कंसनट्रेशन है. ठीक है, अब ये भी देखो ऐसे एग्जाम्पल है, इसमें भी हमने एक बिकर ले लिया. ये पार्टीशन आपका सेंटर में किसके थ्रू पार्टीशन किया गया, वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पार्टीशन किया गया. अब मैंने यहाँ पर क्या किया, instead of taking a water and a solution, I have taken the two solutions. One is your concentrated copper sulfate solution, second one is your dilute copper sulfate solution. एक तो आपका हो गया concentrated copper sulfate solution, दूसरा आपका क्या हो गया, dilute copper sulfate solution हो गया दूसरा आपका. ठीक है, अब मुझे बताओ कि डाइल्यूट का मीनिंग क्या होता है, कंसनट्रेटेड का मीनिंग क्या होता है. आपको बताया मैंने पहले अच्छे से, है ना. देखो डाइल्यूट का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पर हमारा क्या हो, सोल्यूट कम हो लेकिन सोलवेंट क्या हो, ज़्यादा हो, उसे आप क्या बोलते हो, डाइल्यूट बोलते हो. और कंसनट्रेटेड का मीनिंग क्या होता है, जहाँ आपका सोल्यूट जो है वो सोलवेंट के कंपेरिजन में क्या हो, ज़्यादा हो, उसे आप क्या बोलते हो, कंसनट्रेटेड बोलते हो. समझ आया ना आपको. डाइल्यूट में आपका क्या है, सोलवेंट इज मोर एज कंपेयर टू द सोल्यूट, और कंसनट्रेटेड में क्या होता है, सोल्यूट इज मोर एज कंपेयर टू द सोलवेंट. सोलवेंट के कंपैरिजन में आपका क्या ज़्यादा होता है, सोल्यूट ज़्यादा होता है. नाउ हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज ऑस्मोसिस, जो अपने अंदर से सोलवेंट को पास करवाए, सोलवेंट मॉलिक्यूल को एलो करे टू पास थ्रू इट. और सोलवेंट मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ जाने वाला है, उसकी हाई कंसनट्रेशन से कहाँ जाने वाला है, लो कंसनट्रेशन की तरफ जाने वाला है. अब डाइल्यूट में सोलवेंट क्या है, ज़्यादा, और सोल्यूट क्या है, कम. तो ऑटोमेटिकली कि आपका जो सोलवेंट है कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड की तरफ फ्लो करेगा. अब डाइल्यूट आपका क्या है, लेस कंसनट्रेटेड बोल सकती हूँ मैं इसे, डाइल्यूट को क्या मैं लेस कंसनट्रेटेड बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सोलवेंट ज़्यादा है और सोल्यूट क्या है, कम है. और कंसनट्रेटेड को मैं क्या बोल सकती हूँ, मोर कंसनट्रेटेड बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, सोल्यूट तो क्या है, सोल्यूट तो क्या है हमारा यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन सोलवेंट क्या है, कम. देखो डाइल्यूट दोनों वे से आपको समझना है. डाइल्यूट में सबसे पहले क्या, वाटर ज़्यादा है, और हम बोल रहे हैं ऑस्मोसिस वही होती है जहाँ पर क्या होता है, सोलवेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो और वो अपनी लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करे. तो डाइल्यूट में सोलवेंट ज़्यादा है, मतलब ये लेस कंसनट्रेटेड है. सोलवेंट ज़्यादा है तो ये डाइल्यूट बन गया, और सोल्यूट कम है तो मतलब ये लेस कंसनट्रेटेड है. इतना मीनिंग क्लियर होना आपको. सोलवेंट ज़्यादा है तो ये डाइल्यूट हो गया, और
इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम है तो ये लेस कंसनट्रेटेड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मोर कंसनट्रेटेड का मीनिंग क्या है कि सोलवेंट कम है, सोल्यूट ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा कहाँ जाएगा सोलवेंट, यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा, यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा। मतलब जो नेट फ्लो होने वाला है ना, अगर सोलवेंट कुछ यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, लेकिन जो नेट फ्लो होगा वो इधर से इधर ही होगा। तभी ऊपर क्या लगा, नेट फ्लो का एरो लगा कि नेट फ्लो आपका मोर जहाँ पर आपकी सोलवेंट है वहाँ उसकी तरफ जाएगा जहाँ पर आपका सोलवेंट क्या होने वाला है, कम होने वाला है, ठीक है। या दूसरा आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच देर इज़ अ मूवमेंट फ्रॉम द लेस कंसनट्रेटेड टुवर्ड्स द मोर कंसनट्रेटेड, कि जहाँ पर जो सोलवेंट है वो लेस कंसनट्रेटेड से मोर कंसनट्रेटेड की तरफ जा रहा है, या डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड की तरफ जा रहा है, या मोर सोलवेंट जहाँ पर है और उसके कंपैरिजन में जहाँ लेस हमारा सोलवेंट है उसकी तरफ मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया सोलवेंट फ्लोज टुवर्ड्स द सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज़ नोन एज द ऑस्मोसिस, ठीक है। समझ आ गया ना आपको। सो द फ्लो ऑफ द सोलवेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सोलवेंट टू द सोल्यूशन और फ्रॉम ए लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू ए मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो हम बोल रहे हैं कि हमने क्या लगा रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेशन कर रहे हैं, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, सच ए मेम्ब्रेन विच अलोज, ये यहाँ से देखो, सच ए मेम्ब्रेन विच अलोज टू फ्लो ऑफ द सोलवेंट थ्रू इट, जो सिर्फ आपने अंदर से किसको पास करवाए, सोलवेंट को पास कराए, उसे आप क्या बोल रहे हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोल रहे हो, ठीक है। अब देखो दो टाइप की मेम्ब्रेन हो सकती है, इट में भी नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जस्ट आपको उनके एग्जांपल ध्यान रखने हैं। नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल आपका वेजिटेबल मेम्ब्रेन हो गया, एनिमल्स मेम्ब्रेन हो गया, पिग्स ब्लैडर हो गया, ये आपके किसके एग्जांपल हो जाएंगे, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। एंड आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल है पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन, ठीक है, और आपका ये क्यूप्रस फेरोसाइनाइड का कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये एग्जाम्पल आपके किसके हैं, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के, ठीक है। अब उसके बाद देखिए डेमोन्स्ट्रेटिंग द फिनोमिना ऑफ द ऑस्मोसिस। अब एक आपकी प्रोसेस होती है एग्स ऑस्मोसिस, एक होती है एंडोस्मोसिस, ठीक है। एग्स का मतलब क्या है कि जिसके अंदर क्या होना, बाहर आना, कुछ बाहर निकलना, और एंड का मतलब क्या है, जिसके अंदर कुछ क्या आना, अंदर आना, सोलवेंट का एंटर करना। जैसे आप क्या पढ़ते थे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ते थे, ये सुन नो। एक्सोथर्मिक में आप क्या बोलते थे कि जिसमें हीट क्या आ रही हो, बाहर की तरफ निकल के आ रही हो, उसे हम क्या बोलते थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या बोलते हैं, जो हीट को एब्जॉर्ब करे, मतलब सिस्टम हीट ले रहा हो, उसे आप क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। ऐसे ही यहाँ पर एक्सोमोसिस मतलब कि बाहर की तरफ निकल कर आना कुछ, और एंडोमोसिस मतलब अंदर की तरफ जाना। तो इसमें क्या करा हमने, एक एग लिया, उसकी आउटर शेल को रिमूव करा, उसको डिज़ोल्व कर दिया हमने HCl के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमने क्या करा, एक बार तो उस एग भी कर लिया, उसमें वाटर ले लिया, उसमें डिप कर दिया उस एग को, और एक बार हमने वही वाला जो एग है उसको NaC कंसनट्रेटेड NaCl के सोल्यूशन में डिप कर दिया। एग लिया, उसकी आउटर शेल को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद आपने क्या किया, उसको HCl में डिज़ोल्व करा। अब आपने 2 बीकर्स ले लिए, एक बीकर में आपने वाटर ले लिया और एक बीकर में आपने क्या ले लिया, आपका कंसनट्रेटेड NaCl का सोल्यूशन ले लिया। इतना ले लिया, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या है, सोलवेंट, वाटर इज़ योर प्योर सोलवेंट, लेकिन यहाँ पर क्या है, सोल्यूशन, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आउटर शेल रिमूव करने के बाद जो एग की अंदर की तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है आउटर शेल रिमूव करने के बाद। नाउ अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एग आपका क्या हो रहा है, स्वेल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है कि जिसमें जो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है, नेट फ्लो जो होता है वो सॉल्वेंट का होता है। कहाँ से होता है, सोलवेंट की जहाँ ज़्यादा कंसनट्रेशन हो और टुवर्ड्स वहाँ पर होता है जहाँ पर उसकी क्या हो, कम कंसनट्रेशन हो। अब बाहर क्या प्योर वाटर है, मतलब सोलवेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। अगर बाहर से अंदर की तरफ पानी जा रहा है तो मुझे बताओ ये क्या करेगा, स्वेल नहीं करेगा, ये क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। हो गया स्वेल। अब इधर देखो आप, इधर हमने किस में डाला, NaCl के सोल्यूशन में डाला, इधर हमने अभी कंसनट्रेटेड NaCl का सोल्यूशन है, मतलब यहाँ सोलवेंट क्या है, कम है, सोलवेंट यहाँ पर कम है, लेकिन कहाँ से कहाँ मूवमेंट होने वाला है, जहाँ पे हाई कंसनट्रेशन हो सोलवेंट की, और कहाँ पर जहाँ लो कंसनट्रेशन हो, तो मतलब अब कहाँ से कहाँ जाने वाला है, अंदर से बाहर की तरफ जाने वाला है। पानी जो है, वाटर जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जाने वाला है। तो अब ये क्या हो जाएगा, श्रिंक। अब देखो मैंने ये डॉटेड लाइन है वो अंदर की तरफ लगाई, क्योंकि अभी इसका साइज़ क्या हो गया, कम हो गया, श्रिंक हो गया। यहाँ
पर डॉटेड लाइन क्या लगाई थी, बाहर की तरफ लगाई थी, क्योंकि इसका साइज़ क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। यहाँ पर स्वेलिंग हो गई थी, यहाँ पर श्रिंकिंग हो गई है। तो एक्सोमोसिस क्या हुआ, व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट्स द सोलवेंट मॉलिक्यूल्स टू कम आउट थ्रू द मेम्ब्रेन। अगर सोलवेंट मॉलिक्यूल बाहर आ जाए मेम्ब्रेन में से, जैसे यहाँ पर हो रहा था, बाहर की तरफ आ रहे हैं ना, तभी तो ये क्या कर गया, श्रिंक कर गया, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस बोलोगे। एंडोस्मोसिस किसको बोलोगे, जिसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन परमिट्स द सोलवेंट मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनसाइड, जहाँ पर जो होंगे सोलवेंट अंदर की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रही है, एंडोमोसिस हो रही है। समझ आ गया आपको इतना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन इज योर डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड द डिफ्यूज़न। अब आप मुझे बताइए, आपने डिफ्यूज़न तो पढ़ा हुआ है ना, डिफ्यूज़न पढ़ा हुआ है। डिफ्यूज़न में हम क्या बोलते थे, देयर इज़ ए मूवमेंट फ्रॉम ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन। यहाँ पर हम ये बोलते थे कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ क्या होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो होती है वो सिर्फ किसकी मूवमेंट हम बात कर रहे हैं, ऑस्मोसिस में सोलवेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, उसी की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपका सोलवेंट प्लस एज वेल एज सोल्यूट दोनों की मूवमेंट होती है। डिफ्यूज़न में सोलवेंट एज वेल एज सोल्यूट दोनों की मूवमेंट होती है। और हम क्या बोलते हैं, हायर कंसनट्रेशन से डिफ्यूज़न में लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। हायर कंसनट्रेशन से, देखो ये वाला पॉइंट, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। अब ये हायर कंसनट्रेशन किसके लिए लगा रहा है, सोल्यूट के लिए लगा रहा है, मतलब जहाँ पर सोल्यूट की अमाउंट क्या ज़्यादा है तो हायर कंसनट्रेशन हो गया, और जहाँ सोल्यूट की अमाउंट कम है तो वो क्या हो गया, लोअर कंसनट्रेशन हो गया। तो ये कैसे होती है, टेक्स प्लेस फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। और इन दिस प्रोसेस द सॉल्वेंट एज वेल एज द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव डायरेक्टली इनटू ईच अदर। यहाँ पर दोनों का मूवमेंट होता है, सोल्वेंट का भी होता है और सोल्यूट का भी होता है। बट हियर देयर इज अ मूवमेंट ऑफ ओनली द सोलवेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर सिर्फ किसका मूवमेंट होता है, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रहने वाला है यहाँ पर, ओके। सो अब ऑस्मोसिस में हमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, बट इन डिफ्यूजन देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इट अप्लाइज टू द सोल्यूशंस ओनली। ये सिर्फ सोल्यूशन के लिए ही प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, बट इट अप्लाइज टू द गैसेज एज वेल एज टू द सोल्यूशंस। आपको पता है डिफ्यूजन इन गैसेज आपने पढ़ा हुआ है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द गैसेज, मतलब टू टाइप्स ऑफ जो गैसेज के पार्टिकल हैं आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, और उससे बोलते हैं डिफ्यूजन इन गैसेज बोलते हैं ना। तो इट टेक्स प्लेस in the gases as well as in the solution, but here in osmosis it takes place only in the solutions। किस में होता है, ये सिर्फ आपका solutions में होता है। क्लियर आपको इतना। उसके बाद ये फिफ्थ पॉइंट जो है आपका, इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग द प्रेशर। ऑस्मोसिस को आप स्टॉप भी कर सकते हो प्रेशर को लगाकर। प्रेशर को कहाँ पे लगाया जाता है, सोल्यूशन साइड पे लगाया जाता है। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, नेक्स्ट टॉपिक आपको विजिबल हो ही रहा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का है आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक, तो इसे मैं क्लियर करूँगी इस लास्ट वाले पॉइंट को, ठीक है। इसको हम स्टॉप और रिवर्स नहीं कर सकते हैं डिफ्यूज़न को, इसको हम स्टॉप और रिवर्स कर सकते हैं। तो अभी हमने वही देखना है, हाउ कैन वी स्टॉप और रिवर्स दी ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। देखिए अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, क्या होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ये फिगर आपको विजिबल है ना, देखिए ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, सेंटर वाली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, यहाँ आपका सोलवेंट होगा, यहाँ आपका सोल्यूशन होगा। नाउ आपको पता है कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ होने वाली है, सोलवेंट से सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट होने वाली है, जहाँ पे सोलवेंट अपनी ज़्यादा कंसनट्रेशन में हो, अमाउंट में हो, उसकी और उसकी तरफ जाते हैं जहाँ पर उसकी अमाउंट कम हो, तो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होने वाली है। अगर हम क्या चाहें कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन की तरफ ना आए, अगर हम क्या चाहें कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूशन की तरफ ना आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन साइड प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन साइड प्रेशर लगाना पड़ेगा, ताकि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन की साइड ना आए। मतलब ये जो हमारे सॉल्वेंट थे वो यहाँ पर आ रहा था, सॉल्यूशन की साइड यहाँ पर आ रहे थे थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर ये ना आना चाहे, मतलब हम ना चाहें कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ आए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन की साइड क्या लगा सकते हैं, प्रेशर लगा सकते हैं। हम सॉल्यूशन की साइड क्या लगा सकते हैं, प्रेशर लगा सकते हैं। सो इट इज़ द मिनिमम प्रेशर, कितना प्रेशर हम लगाएं, मिनिमम कम से कम कितना प्रेशर हम लगा सकें, दैट हैज़ टू बी अप्लाइड। कहाँ पे लगाएं, सॉल्यूशन की साइड पे लगाएं, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे तभी तो जो सॉल्वेंट आ रहा होगा उसको वापस भेजेगा ना वो। अगर यहाँ पे प्रेशर लगा दोगे तो वो सारा का सॉल्वेंट यहाँ जल्दी पास हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना आपको, यहाँ पे प्रेशर लगा दोगे तो सारा का सारा सॉल्वेंट जल्दी से यहाँ चला जाएगा, लेकिन हमें यहाँ नहीं करना। हम तो चाहते हैं कि सॉल्वेंट यहाँ पर आए ही ना,
मतलब तो प्रेशर कहाँ लगाना पड़ेगा, जहाँ पर नहीं चाहते आने के लिए, मतलब सोल्यूशन के साइड पे लगाना पड़ेगा. सो द मिनिमम प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द एंट्री, ताकि हम क्या करें, एंट्री को प्रिवेंट करें. किसकी एंट्री को प्रिवेंट करना चाहते हो आप, सोलवेंट की एंट्री को प्रिवेंट करना चाहते हो इनटू द सोल्यूशन में. ठीक है, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इट इज़ नॉन एज योर ऑस्मोटिक प्रेशर. इसे आप क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलोगे. क्लियर आपको इतना? ठीक है. अब देखिए उसके बाद यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है. नोट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर होता है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस. क्या होता है कि हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस. अब रिवर्स ऑस्मोसिस में देखिए क्या होता है, हम प्रेशर कहाँ पे लगा रहे हैं, हम प्रेशर कहाँ लगा रहे हैं, सोल्यूशन की साइड पे हम प्रेशर लगा रहे हैं. कहाँ पे लगा रहे हैं, सोल्यूशन की साइड पे प्रेशर लगा रहे हैं. अगर हमने जो सोल्यूशन की साइड पे मिनिमम प्रेशर लगाया, अगर वो मैंने ज़्यादा कर दिया, मतलब जितना प्रेशर लगाना चाहिए था कि उससे स्टॉप हो जाए, कि इतना प्रेशर लगाना चाहिए था कि ये वाले जो सोलवेंट है वो सोल्यूशन की साइड पे ना आए, उतना प्रेशर लगा दिया, स्टॉपेज हो गई है. लेकिन अगर मैं इस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूँ, अगर मैं क्या कर दूँ, इस प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई कर दूँ, तो जो सोल्यूशन में सोलवेंट के मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ से यहाँ की तरफ पास हो जाएंगे. अगर मैं इस साइड सोल्यूशन की साइड ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूँ तो क्या होने वाला है, जो सोल्यूशन के अंदर सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स है ना, वो सोल्यूशन से सोलवेंट की तरफ चले जाएंगे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने से. सो देखो, इफ़ द प्रेशर अप्लाइड इज़ ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस. इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं. ठीक है. इफ़ द अप्लाइड प्रेशर इज़ मोर देन, अगर आपका अप्लाइड प्रेशर क्या हो, मोर हो किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, देन द सोलवेंट फ्लोज ऑन द रिवर्स डायरेक्शन. तब आपका सोलवेंट कहाँ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन जाएगा. मतलब यहाँ से यहाँ सोलवेंट जाता था तो कहाँ से कहाँ जाएगा, सोल्यूशन टू सोलवेंट साइड चला जाएगा. इसे आप क्या बोलोगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलोगे. जो आरओज होते हैं आपको पता है ये सबको, उसमें ये रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस ही तो होती है. उसमें हमारा क्या होता है, वाटर जो प्योर हमारा निकल कर आता है वो किसके थ्रू निकल कर आता है, इसी रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू निकल के आता है. कि जो प्रेशर वहाँ पे लगाया जाता है वो हायर हो जाता है हमारा किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, जिसकी वजह से जो आपके रिमेनिंग जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह वो तो पीछे ही रह जाएंगे और आपका जो हमारा प्योर ड्रिंकिंग वाटर है वो आपका बाहर आ जाएगा. ठीक है. अब दूसरा इसका यूज़ आपको पता है कहाँ किया जाता है, फॉर द डीसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर. डीसैलिनेशन का मतलब क्या होता है कि सोल्ट को निकालना सी वाटर से सोल्ट को अलग करना है. जैसे सपोज कर लो यहाँ पर आपका सी वाटर है, क्या है, यहाँ पे आपका सी वाटर, यहाँ पे आपका सोलवेंट है, यहाँ पे आपका सी वाटर, यहाँ पे आपका सोलवेंट. तो सोलवेंट कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा, यस और नो, है ना, जाएगा. लेकिन अगर आप इस साइड क्या कर दो, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दो, इस साइड आप क्या कर दो, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दो. ठीक है. ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करती है, जो सोल्ट होगा वो तो यहीं का यहीं रह जाएगा, लेकिन जो प्योर वाटर होगा वो यहाँ से इधर की तरफ चला जाएगा. जो प्योर वाटर होगा वो यहाँ से इधर की तरफ चला जाएगा. इसे क्या बोलेंगे, डीसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर. मतलब हमारे सी वाटर में से नमक को अलग करना और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको ऑब्टेन कर लेना. समझ आ गया आपको इतना? ठीक है. तो ये प्रोसेस होगी हमारी रिवर्स ऑस्मोसिस की. क्लियर. उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर. अब इसके लिए क्या एक्सप्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कंसंट्रेशन. एक्समोटिक प्रेशर आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे आप कहते हैं ना, एक सिंबल प्रोवाइड, जैसे आप किसी सिंबल होता है तो किससे हम इसको डिनोट करते हैं, बाय द, एक तरह से पाई की तरह जैसा ही है ना ये, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपका जो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आपका ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है. ठीक है. सो वही क्या करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाओगे, पहले सबसे पहले देखो, एक तो कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, एक टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, तो हम लिख सकते हैं ना कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ ऑफ दीज. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ ऑफ दीज. ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कंसंट्रेशन के भी और टेम्परेचर के. नाउ अब आपका क्या लगाओगे यहाँ पे, बताओ जल्दी से. इक्वल का साइन लगाओगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, क्या लगाओगे, इक्वल का साइन लगाओगे. आप यहाँ पे इक्वल का लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, आर. कांस्टेंट आपका यहाँ पर क्या है, आर. ठीक है. गैस कांस्टेंट जिसको आप बोलते हो. ओके. सो कंसंट्रेशन की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है, N/V
कंसंट्रेशन क्या होता है N/V, मोल्स पर आपका जो वॉल्यूम लीटर में हो गया, तो पाई आपका यहाँ से क्या बन गया, C की जगह क्या हो जाएगा N/V इंटू R इंटू टी, N/V इंटू R इंटू टी, और V यहाँ से चला जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा पाई V NRT। क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी पाई V NR। ओके, सो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, पाई V इज इक्वल टू NRT बन गई। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वॉन्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, पाई V इज इक्वल टू NRT। इसी के बेसिस पे आप आगे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आप आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अगर आपके पास क्या है, दो सॉल्यूशंस हैं, सपोज यू आर हैविंग द टू सॉल्यूशंस एंड बोथ ऑफ देम आर हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आपके पास दो सॉल्यूशन है और उन दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, सेम है एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है दो सॉल्यूशंस का, देन दीज टू सॉल्यूशंस विल बी कॉल्ड एज योर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। इन्हें आप क्या बोलोगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलोगे। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मैं क्या बोल रही हूँ, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा एट द सेम टेम्परेचर, सो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। आपका पाई 1 किसके इक्वल हो जाएगा, पाई 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई टेम्परेचर सेम है, T टेम्परेचर है, तो उनकी कंसंट्रेशन जो C1 और C2 है, अगर टेम्परेचर जो हमारा सेम है मतलब T1 T2 सेम, तो उनकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, C1 इक्वल टू C2 हो जाएगी। अभी आपको पता है कंसंट्रेशन क्या होता है, N/V होता है, तो आपका C1 क्या हो जाएगा N1/V1 और C2 क्या हो जाएगा N2/V2। तो ये आपका यहाँ से भी निकल आएगा, ठीक है। C1 क्या हो जाएगा आपका N1/V1 और C2 क्या हो जाएगा N2/V2। अगर आपका टेम्परेचर क्या सेम, R से R यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो यहाँ से C1 C2 के इक्वल आ जाएगा, कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, मतलब N1/V1 किसके इक्वल हो जाएगा, N2/V2 के इक्वल हो जाएगा। अब उसके बाद देखो तीन टाइप के हमारे पास होते हैं। एक तो ये आइसोटोनिक की बात आपने कर ली, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, एक आपके होते हैं हाइपोटोनिक, एक आपके होते हैं हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक देखो, आइसोटोनिक, दूसरा आपका हाइपोटोनिक, तीसरा आपका हाइपरटोनिक। अब ये क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो हमारा 0.9% सॉल्यूशन होता है ना प्योर NaCl का, प्योर NaCl का कितना परसेंट बोला मैंने, 0.9% बोला प्योर NaCl का। जो ये सॉल्यूशन होता है ना वो आइसोटोनिक होता है हमारे ह्यूमन रेड ब्लड सेल के, मतलब RBC के, मतलब उसकी भी यही कंसंट्रेशन होती है, एक तरह से आप ये मान के चलो, ठीक है। तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम का। अगर कंसंट्रेशन दोनों की क्या है, सेम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वो क्या बन जाएंगे, आपस में आइसोटोनिक बन जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये वाला आपको पॉइंट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि 0.9% जो सोल्यूशन होता है प्योर NaCl का, 0.9% जो सोल्यूशन होता है प्योर NaCl का, डेट इज आइसोटोनिक विद द ह्यूमन रेड ब्लड सेल। वो किसके साथ आइसोटोनिक होता है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल के साथ आइसोटोनिक होता है। क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो, आई एम हैविंग दीज 3 बीकर्स, ये मैंने 3 बीकर्स ले लिए। अब इन 3 बीकर्स में क्या है, मैंने ये RBC डाला है, हमने रेड ब्लड सेल है, आपको जो स्काई कलर से दिख रहा है दैट इज योर रेड ब्लड सेल। नाउ फर्स्ट वाला जो बीकर है हमारा, उसके अंदर ये जो सॉल्यूशन है बाहर की तरफ, ये जो सॉल्यूशन है दैट इज़ योर 0.9% NaCl का सॉल्यूशन है। कितना ही, 0.9% NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मुझे बताओ RBC की, मैंने अभी आपको बताया कि 0.9% जो सॉल्यूशन होता है NaCl का वो आइसोटोनिक होता है किसके साथ, RBC के साथ। तो यहाँ पर कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब इधर देखो, इधर भी मैंने क्या डाल दिया, NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने, इधर भी क्या डाल दिया, NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया। अब मैंने जो यहाँ पर कंसंट्रेशन कर दी ना, सपोज करो मैंने यहाँ पर कंसंट्रेशन ले ली आपकी 0.6% ले ली। कितनी कंसंट्रेशन ले ली मैंने, 0.6% ले ली। लेकिन RBC आइसोटोनिक होता है किसके साथ होता है, 0.9% के साथ आइसोटोनिक होता है, मतलब RBC की 0.9% है और बाहर क्या कम कंसंट्रेशन है, बाहर कंसंट्रेशन कम है और RBC की आइसोटोनिक होती है 0.9% NaCl के साथ, मतलब RBC की भी इतनी ही होती है 0.9%। तो ये 0.9% है और बाहर कितनी है, 0.6%। तो बाहर क्या कम कंसनट्रेटेड है और अंदर क्या है, ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। अब मुझे बताओ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम द लेस कंसनट्रेटेड टू मोर कंसनट्रेटेड की तरफ मूव करता है। तो लेस कंसनट्रेटेड कहाँ है, बाहर की तरफ है, मतलब सॉल्वेंट यहाँ पर क्या ज़्यादा है, और कम कंसनट्रेटेड क्या है, अंदर की तरफ है ना। तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। कहाँ से कहाँ मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो अब अगर ये बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, RBC स्वेलअप हो जाएगा, येस और नो, है ना, हो जाएगा ना, तो इट विल गेट स्वेलअप। तो यही देखिए, यही लाइन है आपकी यहाँ पर, ए प्योर NaCl सोल्यूशन विद द कंसनट्रेशन लेस देन 0.9%। आपने बाहर उस कंसनट्रेशन का सोल्यूशन रख दिया जिसकी
आपकी जो कंसनट्रेशन है वो कम है आरबीसी के कंपैरिजन में, ठीक है। सो ए प्योर NaCl सोल्यूशन विद द कंसनट्रेशन आपकी क्या है, लेस है देन द 0.9%, देन इट इज़ हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड ऑन प्लेसिंग द आरबीसी इन इट दे विल स्वेल अप, और वो क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। एंड अगर ज़्यादा भी इसमें वाटर चला गया, वाटर की एंट्री ज़्यादा हो गई है, तो इट कैन ऑल्सो ब्रस्ट, ये ब्रस्ट भी हो सकता है। क्लियर आपको इतना, ओके। सो उसके बाद देखिए थर्ड वाला केस, देखिए ये थर्ड वाला केस है। इसमें भी हम क्या डाल रहे हैं, NaCl का सोल्यूशन डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं इसके अंदर भी हम NaCl का सोल्यूशन डाल रहे हैं। अब इसमें क्या होने वाला है आपका, इसमें क्या होने वाला है आपका, देखिए अब हमने आरबीसी को क्या करा है, एक ऐसे सोल्यूशन में डाल रहे हैं। अब इसकी सपोज करो जो कंसनट्रेशन है मैं कितनी कर लेती हूँ, 1.2% कर लेती हूँ। ये इसकी कितनी है, 0.9% है ना। इसकी 1.2% कर दी, जो बाहर वाला ये ले लिया मैंने 1.2% NaCl सोल्यूशन। अब बाहर वाले की ज़्यादा, अंदर वाले की क्या होगी, कम। इसका मतलब फ्लो कहाँ से कहाँ आने वाला है, इनसाइड टू आउटसाइड होने वाला है। कहाँ से कहाँ होने वाला है, इनसाइड टू आउटसाइड होने वाला है। अब यहाँ पे फ्लो, अभी इनसाइड टू आउटसाइड अगर फ्लो होगा तो मुझे बताओ ये श्रिंक नहीं कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रिंकिंग हो जाएगी, ये श्रिंक कर जाएगा। ये क्या कर गया था, स्वेल कर गया था। क्या कर गया था, ये स्वेल कर गया था। और यहाँ पर क्या होता है, जब ये आइसोटोनिक था कि सेम कंसनट्रेशन का सोल्यूशन बाहर था, मतलब आइसोटोनिक था as RBC, 0.9% solution NaCl solution is isotonic to RBC, so there will be no change here, there is swelling and there is shrinking। यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, श्रिंकिंग हो रही है। तो ये आपका कौन सा सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक का सोल्यूशन। जहाँ पे आपकी स्वेलिंग हो रही है, ये आपका कौन सा सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक का सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है आपका, हाइपोटोनिक का। और ये जहाँ पर आपकी श्रिंकिंग हो रही है, तो ये आपका कौन सा सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक का सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है, ये आपका हाइपरटोनिक का सोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर आपकी कंसनट्रेशन कम होगी, देखो अगर आपकी कंसनट्रेशन क्या होगी, कम होगी, यहाँ कंसनट्रेशन अगर आपकी कम है, यहाँ पर कम है ना, ये 0.9% था आरबीसी वाला, तो ये कंसनट्रेशन हमारी क्या है, कम, तो इसे बोलेंगे हाइपोटोनिक। मतलब जहाँ पर हमारा अगर कंसनट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसका कम होगा, बिकॉज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। आपने अभी देखा ना कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसनट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर कंसनट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, तो इसकी कंसनट्रेशन कम है यहाँ पर इस सॉल्यूशन की, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा एज कम्पेयर टू आरबीसी वाले का। तो जहाँ पर हमारा क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ एज कम्पेयर टू अदर सोल्यूशन, उसे आप क्या बोलते हो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हो। और जहाँ पर आपकी क्या कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू द अदर सोल्यूशन, दैट इज नोन एज योर हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे, हाइपरटोनिक। जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो दैट इज़ हाइपरटोनिक, मतलब यहाँ पर ये हाइपरटोनिक बन रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इसमें कंसनट्रेशन कम है, आपकी 0.6% है, तो ये आपका क्या बन रहा है, आपका हमारा हाइपोटोनिक बन रहा है। और ये आइसोटोनिक है, मतलब जहाँ पर दोनों की कंसनट्रेशन सेम है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। तो यही वाली बात है ये, ठीक है। तो अब देखो देखिए पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2, देखो या तो क्या केस हो सकता है, पाई 1 पाई 2 के इक्वल हो, वो तो हमने देख लिया। अगर पाई 1 पाई 2 के इक्वल है तो ये फर्स्ट वाला केस है, पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, ये फर्स्ट वाला केस होगा। अब केस क्या बनेगा, या तो पाई 1 पाई 2 के इक्वल ना हो, अगर पाई 1 पाई 2 के इक्वल नहीं है तो पाई 1 पाई 2 से छोटा होगा या पाई 1 पाई 2 से बड़ा होगा, ये केस बनेगा। तो देन पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2, मतलब जिसकी कम है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो वो क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा, है ना। और जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो वो क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो वो हाइपो, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो हाइपर। देखो हम बोलते हैं गुस्सा आ गया, हम हाइपर हो गए, इसका हाइपर मतलब क्या, बहुत ज़्यादा हो गया ना, हमारा गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, ऐसे यहाँ पर क्या ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये हाइपरटोनिक बन गया, बस और कुछ नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.6% वाला कि कम है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी कंसंट्रेशन कम है तो ये हाइपोटोनिक बन गया, और ये इसमें आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा तो ये क्या बन गया, हाइपरटोनिक, ठीक है। यहाँ पर स्वेलिंग होगी, यहाँ पर श्रिंकिंग होगी। क्लियर है आपको इतना, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए बस वही लिखा है मैंने यहाँ पर भी। अब एक प्रोसेस लिखी है हीमोलिसिस और एक लिखी है प्लाज्मोलिसिस लिखी है मैंने। देखो जब आपका क्या होता है, सेल की श्रिंकिंग होती है, मतलब अंदर कंसंट्रेशन कम है, बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो आपको पता है ऑस्मोसिस यही होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना, लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ मूवमेंट होना, तो अंदर की से बाहर की तरफ आएगा, मतलब श्रिंकिंग हो जाएगी। इसे आप क्या बोलते हो, प्लाज्मोलिसिस बोलते हो। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो, प्लाज्मोलिसिस बोलते हो, ठीक है। श्रिंकिंग वाले केस के अंदर बोलते हो, जैसे यहाँ मैंने मैंशन भी किया है, ड्यू टू द
प्लाज्मा, श्रिंकिंग इसकी वजह से हो रही है ड्यू टू द प्लाज्मोलिसिस हो रही है। और इधर देखो अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी यहाँ पर। मतलब अगर पानी अगर ज़्यादा चला गया तो भी मैंने आपको बताया था कि ब्रस्टिंग भी हो जाएगी, रप्चरिंग भी हो जाएगी सेल की, तो इसे बोलते हैं हीमोलिसिस। क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस बोलते हैं। और एक आपका होता है टर्गर। व्हाट इज टर्गर, द प्रेशर डेवलप्ड इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर प्रेशर डेवलप होता है ड्यू टू द इनफ्लो ऑफ वाटर। जब पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, जब पानी कहाँ जाएगा, बाहर से, सोलवेंट जो है वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, तो जो प्रेशर डेवलप होएगा इस वाटर के इनफ्लो की वजह से, जो अंदर आपका पानी जा रहा है तो अंदर जो प्रेशर डेवलप होगा वाटर के इनफ्लो की वजह से, इसे आप क्या बोलते हो, टर्गर बोलते हो। इसे आप क्या बोलते हो, टर्गर बोलते हो। क्लियर आपको इतना, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए, नाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ योर मोलिकुलर मास फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट्स। मोलिकुलर मास की डिटर्मिनेशन करना फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर से। ये आपकी क्वेश्चन आ गई थी, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। बताओ मुझे जल्दी, ही क्वेश्चन आ गई थी ना, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी की, ये हमारी क्वेश्चन बन गई थी। तो पाई इंटू वी, एन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, गिवन वेट बाय मॉलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो बताओ भाई गिवन वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, मतलब W2/M2 हो जाएगा और इंटू RT हो जाएगा, या खाली W2/M2 कर दिया ना आपने यहाँ पर। तो यहाँ से आपको मॉलिकुलर मास निकालना है, M2 निकालना, तो M2 को इधर कर दो, पाई इंटू वी को नीचे कर दो, M2 को इधर कर दो, पाई इंटू वी को नीचे कर दो, तो M2 क्या आ जाएगा, WRT, मतलब W2 एक तरह से कर देना, W2RT बाय पाई वी। ये मॉलिकुलर मास की डिटर्मिनेशन आ जाएगी, कहाँ से आ जाएगी, फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर आपको इतना, ओके। तो इस पर भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है कि M2 बताओ, मॉलिकुलर मास बताओ, तो आपको ये फॉर्मूला जस्ट अप्लाई कर देना है कि यहाँ पर N को, नंबर ऑफ मोल्स को W2/M2 से रिप्लेस करके वहाँ पर M2 बता देना, ठीक है। उसके बाद देखो इक्वेशन, Why the osmotic pressure is used for the determination of the molecular masses of polymers, protein and the other macromolecules। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्यों यूज़ किया जाता है, डिटर्मिनेशन के लिए, किसकी डिटर्मिनेशन के लिए, मॉलिकुलर मासेस की डिटर्मिनेशन के लिए, किसकी, पॉलीमर्स की, प्रोटीन्स की और अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स की, पॉलीमर्स की, प्रोटीन्स की या अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स की मासेस की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, इनको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं यूज़ करते हैं, देखिए आप आंसर देखिए इसका, फर्स्ट पॉइंट डेल्टा TB एंड डेल्टा TF, ये आपको क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं दे आर टू स्मॉल टू बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, ये बहुत ज़्यादा कम होती है, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा कम होती है टू बी मेजर्ड, टू बी एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं की जा सकती हैं, बहुत स्मॉल वैल्यूज़ आती हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, पाइज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर उसको रूम टेम्परेचर में मेजर किया जाता है, और मोर एक्यूरेटली, ये मोर एक्यूरेटली मेजर हो पाता है और रूम टेम्परेचर पे होता है। लेकिन जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का आपका मेथड है फॉर बायोमोलिक्यूल्स इज नॉट सुटेबल। क्यों सुटेबल नहीं है आपका ये बायोमोलिक्यूल्स के लिए, बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्टेबल एट द हाई टेम्परेचर। आपको पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, टेम्परेचर क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, पॉलीमर्स वगैरह जो होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, मतलब कम टेम्परेचर है, तो वो स्टेबल रहेंगे रूम टेम्परेचर पे। तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ नहीं करते हैं, इनको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को यूज़ नहीं करते हैं। एलिवेशन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डिप्रेशन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा ना। पाई हैज़ द मेजरेबल वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है, मेजरेबल होती है। इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है ना इनकी वैल्यूज़, तो इनको मेज़र अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो इनकी पाई की जो वैल्यूज़ होती है, मेजरेबल वैल्यूज़ होती हैं, तो मोर सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है, मोर सिग्निफिकेंट। सो दैट इज़ द रीज़न द ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ योर मॉलिकुलर मासेस फॉर द पॉलीमर्स, प्रोटीन्स एंड द अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्लियर आपको इतना, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द न्यूमेरिकल्स। ओके, सो न्यूमेरिकल देखिए अपना, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ ए 5% सोल्यूशन ऑफ द यूरिया। 5% सोल्यूशन ऑफ ए यूरिया। अब 5% सोल्यूशन का यहाँ पर मीनिंग क्या है, देखिए 5% सोल्यूशन का क्या मीनिंग है। 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया मीन्स क्या होगा कि 5 ग्राम कितने में प्रेजेंट है, 5 ग्राम प्रेजेंट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, यही मीनिंग होगा ना इसका। 5 ग्राम प्रेजेंट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, है ना। तो गिवन वेट क्या हो गया मेरा सोल्यूट का, 5 ग्राम। कितना हो गया मेरा ये, 5 ग्राम हो गया। वॉल्यूम कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 100 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर में चेंज कर दो, 100/1000 कर दो इसको, कितना आ जाएगा ये, 1/10 लीटर आ जाएगा।
1/10 मतलब कितना हो गया बताओ, 0.1 लीटर हो गया। कितना हो गया, 0.1 लीटर हो गया। क्लियर। उसके बाद देखो क्या है, मेरा यूरिया दे रखा है, यूरिया का मोल्यूलर मास गिवन है तो मतलब ये क्या दे रखा है, M2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 60। कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। अब बस क्या लगाओ, वो इक्वेशन लगाओ एक बार। तो पाई बी इज इक्वल टू क्या आई थी, NRT वाली। पाई बी इज इक्वल टू NRT की इक्वेशन आई थी ना आपकी, बताओ जल्दी। एन आपका क्या था, W2/M2 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई D। निकालना क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पाई निकालना है। तो वॉल्यूम इधर जाके 1/V कर दो, वॉल्यूम को क्या कर दो, वॉल्यूम को 1/V कर दो। ठीक है। तो बताओ मुझे ये क्या हो जाएगा, W2 बताओ कितना है, 5 है। M2 बताओ 60 है। R आपको गिवन ही है 0.0821, भाई पुट कर दो बस R। और इधर से आपका टेम्परेचर कितना है बताओ, 273 आपका टेम्परेचर दे रखा है। और क्या रह गया, बाय में वॉल्यूम रह गया। वॉल्यूम कितना आ गया, 0.1 लीटर आ गया। नाउ यू कैन ईजिली सॉल्व दिस। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर यूनिट जो भी आएगा आपको सॉल्व करके, वो ATM में आपका आंसर आ जाएगा, ATM में। ठीक है, यही आप इसकी यूनिट भी एक बार लगा कर देख लेना, सब कुछ कट जाएगा, बस यही ATM ही बचेगा यहाँ से। तो ATM में आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर, है ना। नाउ सीधा अदर न्यूमेरिकल। At 300 Kelvin, 36 gram of the glucose present per liter in a solution has an osmotic pressure of 4.98 bar। 300 Kelvin पर आपको जो ग्लूकोज है पर लीटर प्रेजेंट एक सोल्यूशन में, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है मुझे, 4.98 बार दिया हुआ है। इफ़ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द अदर ग्लूकोज सोल्यूशन, एक दूसरा सोल्यूशन है ग्लूकोज का, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 1.52 बार। सेम टेम्परेचर पे, इतने टेम्परेचर पे बोल रहा है, मतलब 300 केल्विन की बात हो रही है। नाउ कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि जब आपका क्या हो, टेम्परेचर सेम हो, तो मतलब क्या होगा, पाई1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, पाई2 के इक्वल हो जाएगा। पाई1 इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले तो आप ये लिख दो, पाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, CRT होता है आपका, पाई इज इक्वल टू CRT होता है। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या है, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर एक दिया हुआ है, पाई1 दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ जल्दी बताओ, ये दिया हुआ है 4.98 बार, 4.98 बार दिया हुआ है। ठीक है, और इसके जो कंसंट्रेशन है हमारे को C1 कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, N/V हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय योर वॉल्यूम, या आपको क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब देखो दो हमारे है ना सॉल्यूशन, तो एक के लिए क्या कर दो, पाई1 इज इक्वल टू C1R T1 कर दो, दूसरे के लिए कर दो पाई2 इज इक्वल टू C2R T2 कर दो। C1R T1 हो जाएगा और C2R T2 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर तो सेम है, मतलब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, TT हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, C1R, पाई1 क्या बचेगा, C1R T, और पाई2 क्या बचेगा यहाँ से, C2R T बचेगा, है ना। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 1 को 2 से डिवाइड कर दूँ, मतलब पाई1 को पाई2 से डिवाइड कर दूँ, क्या आ जाएगा ये, C1RT/C2RT, ये आ जाएगा। RT से RT कैंसिल, क्या बचा आपके पास यहाँ पर, पाई1/पाई2 क्या बचा, C1/C2 बचा। अब तो कर लोगे आप, पाई1/पाई2 क्या हो गया यहाँ पे हमारा, C1/C2 हो गया। पाई1 की वैल्यू आपके पास है 4.98 बार, ठीक है, पाई2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1.52 बार। तो पाई1 और पाई2 की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, कंसंट्रेशन C1 आपकी कंसंट्रेशन हो जाएगी N1/V वॉल्यूम, और C2 भी ऐसे क्या हो जाएगी आपकी, C2 तो आपको निकालनी है, दूसरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन तो निकालनी है, तो ये तो आप निकाल लोगे। और बस यहाँ पर आपको क्या करना है, C1 की जगह आपको क्या करना है, गिवन आपका 36 है, और ग्लूकोज का होता है 180, तो कंसंट्रेशन हो जाएगी आपकी ये 36/180 पर लीटर प्रेजेंट है, तो V होता है, तो वॉल्यूम तो 1 ही है, तो उसको कोई मत रखो, पर लीटर को मत रखो, और यहाँ पर क्या कर दो, C2 कर दो। ये देखो मैंने क्या किया, जो कंसंट्रेशन है ना C1 वो क्या होती है, N/V होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। गिवन वेट दे रखा था 36 ग्राम, मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का होता है 180, तो 36/180 बाय वॉल्यूम से वो डिवाइड करना था, लेकिन पर लीटर की बात कर रहा है। पर लीटर मतलब क्या, वॉल्यूम 1 लीटर हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा तो पुट ही मत करो उसे, तो 36/180 ऐसे C2 आपको निकाल लेना है, पाई1 पाई2 की वैल्यू आपको पता ही है, तो यहाँ से C2 आपका आ जाएगा। यू कैन इजिली कैलकुलेट, और ये क्वेश्चन आपका CBSE का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो आप यहाँ से सॉल्व कर लेना। इसका आंसर आएगा आपका 0.061 आ जाएगा आपका आंसर इसका, ठीक है।
इतनी मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी, आप निकाल लोगे इतना आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर आपको इतना? तो ये हो गया हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर का आज का टॉपिक। आई होप ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो सो थोड़ा सा पॉज करिए और बैकवर्ड जाइए और वीडियो को देखिए फिर से, ठीक है? आपको सब क्लियर होने वाला है इसके अंदर। तो ये हमारा क्लियर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर सारा टॉपिक। सो इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट यू विल गेट एन notification by yourself whenever a new video is uploaded. Okay, thank you.